हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एंड आर्ट स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको मांग तथा पूर्ति के सिद्धांत के यूनिट फर्स्ट के पार्ट सेकंड को समझाने वाला हूं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने पार्ट फर्स्ट को समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जाकर देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक होगा मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर ढलवा क्यों होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम मांग वक्र बनाते हैं तो वो ऐसे करके ऊपर से नीचे की ओर होता है। ये क्यों होता है और किन कारणों की वजह से होता है, अब हम ये समझेंगे। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से कि पहला कारण है सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम। दोस्तों, हम जब इसकी यूनिट सेकंड करेंगे तब आपको इसे डिटेल में आपको पता चल जाएगा। अभी हम वैसे ऊपर से पढ़ लेते हैं ये है क्या। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, दोस्तों प्रोफेसर मार्शल एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उनके अनुसार वस्तु की कम मूल्य पर ज़्यादा मात्रा बिकती है क्योंकि हर कोई ग्राहक वस्तु की सीमांत उपयोगिता को उसके मूल्य के साथ समान करना चाहता है। यानी दोस्तों, जो MU होता है यानी मार्जिनल यूटिलिटी, वो जो होती है किसी व्यक्ति की, वो उसके प्राइस के इक्वल करना चाहता है हर व्यक्ति। इसीलिए ही सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम लागू होता है। अंततः एक विवेकशील उपभोक्ता अपेक्षाकृत कम संतुष्टि के लिए अधिक मूल्य नहीं देगा। यानी दोस्तों, अगर आपको किसी वस्तु से कम संतुष्टि मिल रही है तो आप कभी भी उस वस्तु के लिए अधिक मूल्य कभी नहीं दोगे। यही प्रोफेसर मार्शल का मानना था, जिस कारण धीरे धीरे करके आपकी उपयोगिता किसी वस्तु के लिए कम होती रहती है और आप धीरे धीरे आपको देखोगे कि वो जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो ऊपर से नीचे की ओर आने लगता है। यही कारण होता है। और सेकंड पॉइंट है दोस्तों मूल्य प्रभाव यानी प्राइस इफेक्ट। किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग में कितनी कमी आई है, इसे ही मूल्य प्रभाव कहा जाता है। इसके दो प्रभाव होते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु कि अगर मूल्य में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग अपेक्षाकृत कम होने लगती है। तो कितनी वस्तु की मांग कम होती है, इसे ही कहते हैं मूल्य प्रभाव यानी प्राइस इफेक्ट। अगर आपने 10 रुपये की कीमत पर कोई वस्तु 20 यूनिट खरीदी है, अगर वस्तु का मूल्य बढ़कर 15 रुपये हो जाता है तो आप कितना कम यूनिट खरीदोगे, उसे ही कैलकुलेट करना मूल्य प्रभाव कहलाता है यानी प्राइस इफेक्ट कहलाता है। इसके दो प्रभाव होते हैं। पहला होता है प्रतिस्थापन प्रभाव। इसमें लिखा है हिग्स तथा एलन के अनुसार यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है और उसके प्रतिस्थापन वस्तु कीमत वही रहती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मांग करेगा जिनकी कीमत कम है, ना कि उसकी मांग करेगा जिसकी कीमत अधिक है। यानी दोस्तों, हिग्स तथा एलन ये दो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ये बताया था कि अगर किसी की प्रतिस्थापन वस्तु मौजूद है, यानी आप अगर चाय पीते हो और चाय की कीमत में वृद्धि हो जाए तो, और उसकी प्रतिस्थापन में कॉफ़ी है, तो अगर आप चाय की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो आप कॉफ़ी की तरफ खिसक जाओगे, आप कॉफ़ी की फिर ज़्यादा मांग करने लगोगे। यही हिग्स तथा हेलन का मानना था। दूसरा प्रभाव है दोस्तों आय प्रभाव यानी इनकम इफेक्ट। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है परंतु उपभोक्ता की आय उतनी ही हो, इसके परिणाम स्वरूप उस वस्तु को खरीदने के बाद जो उपभोक्ता की आय बचती है वह उपभोक्ता की क्रय शक्ति को बढ़ाती है, जिसके चलते वह और वस्तु की मांग करता है। यानी दोस्तों, अगर आपकी इनकम 100 रुपये है और आप बाज़ार में कोई वस्तु लेने गए जो कि 100 रुपये की थी, तो अगर उस वस्तु को आपने ख़रीदा और वो 100 की ना होकर वो आपको 80 रुपये में मिल गई, तो आप सोचोगे कि आप 20 रुपये की कोई और चीज़ खरीद लो। यही आपकी मांग को बढ़ाती है और ये आपके क्रय शक्ति को भी बढ़ाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नए उपभोक्ता का आगमन यानी दोस्तों नए उपभोक्ताओं का आना। जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो जो पहले उस वस्तु को नहीं खरीद पाते थे वह उपभोक्ता भी उस वस्तु को खरीद पाते हैं, जिससे उस वस्तु के नए उपभोक्ताओं का आगमन होता है।
यानी दोस्तों अगर कोई वस्तु 100 रुपये की थी जो कि एक आम आदमी उस वस्तु को नहीं खरीद पाता था, वो वस्तु की कीमत घटकर 70 रुपये हो गई, तो उसके उपभोक्ता बढ़ जाएंगे। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि अगर कोई चीज़ अगर सस्ती मिलती है तो आप उसे पहली वाली को ना लेकर आप दूसरी वाली की तरफ बढ़ जाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न उपयोग। यदि किसी वस्तु के विभिन्न उपयोग हैं तथा उसके मूल्य में कमी हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी एवं उसका उपयोग अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए किया जाएगा। इसके विपरीत यदि उसका कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो उसके उपयोग सीमित हो जाएंगे। यानी दोस्तों अगर हमारे पास कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, यानी हम उदाहरण के रूप में लेते हैं हमारे पास दूध है, अगर उसकी कीमत में वृद्धि होगी तो हम जैसे कि होते हैं कि मावा बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, हम ये सब बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं दूध से। अगर उसकी कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो फिर हम इसे बनाना कम कर देंगे। अगर इसकी दूध की कीमत में कमी होगी तो हम फिर और भी ज़्यादा चीज़ें बनाने लगते हैं, इसका उपयोग और भी बढ़ा देते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो है मांग के नियम के अपवाद। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर वस्तु की कीमत घटती है तो वस्तु की जो मांग होती है वो बढ़ती है। हमने ये पढ़ा था मांग के नियम में। पर दोस्तों हमें इसमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जहाँ पर वस्तु की कीमत बढ़ तो रही है पर उसकी मांग नहीं घटती, उसकी मांग भी वैसी ही रहती है या मांग बढ़ती है। और इसमें पहला पॉइंट है विलासिता वस्तु, यानी दोस्तों की जो महंगी वस्तुएं होती हैं उनके लिए। विलासिता वस्तु वह वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग केवल अमीर वर्ग के लोग करते हैं, जैसे हीरे, लग्जरी कार आदि। यदि इनकी कीमतों में कमी आती है तो इनकी मांग में भी कमी आती है। इसके विपरीत यदि इनकी कीमतों में वृद्धि होती है तो इनकी मांग में भी वृद्धि हो जाती है। दोस्तों विलासिता वस्तु का मतलब ये है कि लग्जरी। अगर आप लग्जरी चीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप आईफोन चलाते हैं, अगर आईफोन की कीमतों में कमी आती है तो आप उस आईफोन को छोड़कर आप नया आईफोन ख़रीदने की कोशिश करेंगे। यही होती है दोस्तों विलासिता वस्तु, जिस कारण पुराने आईफोन की मांग कम हो जाती है और नए आईफोन की मांग बढ़ जाती है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा गिफन वस्तु, यानी निम्न कोटि वस्तु। इसकी खोज गिफन अर्थशास्त्री थे, उन्होंने करी थी, इसलिए इस वस्तु का नाम उनके ही नाम पर रख दिया गया, गिफन वस्तुएं। गिफन वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो फैशन से बाहर हो चुकी हैं। यदि किसी उपभोक्ता की आय कम होती है, बहुत कम हो जाती है, तो इनका उपभोग करता है। यदि उसकी आय में वृद्धि होती है तो वह इनकी मांग में कमी कर देता है। यानी दोस्तों गिफन वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका जो उपभोग वो उपभोक्ता करता है जिसकी आय या तो बहुत ज़्यादा कम हो या उसकी आय हो ही ना, इसका उपयोग वही व्यक्ति करता है। अगर दोस्तों उसकी आय में वृद्धि होती है तो वो फिर इन वस्तुओं की मांग में कमी कर देता है, जिस कारण ये मांग के नियम का अपवाद बनते हैं। और हमारा फिर तीसरा पॉइंट है दोस्तों मूल्य के बारे में भावी संभावनाएं, यानी कि हम फ्यूचर में उस मूल्य के बारे में क्या सोचते हैं, उस वस्तु के मूल्य के बारे में क्या सोचते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत निरंतर बढ़ रही है तो लोग सोचते हैं कि इसकी कीमत और बढ़ेगी, जिसके चलते वह वर्तमान में ही वस्तु का अधिक क्रय कर लेते हैं। यानी दोस्तों हम भविष्य में उस वस्तु की कीमत के बारे में क्या सोचते हैं। अगर हमें ये लगता है कि उस वस्तु की भविष्य में कीमत बढ़ने वाली है तो हम उसकी मांग अभी ही बढ़ा देंगे, चाहे उसकी फिर कीमत कुछ भी हो, उसके प्राइस कुछ भी हो, हमें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम बस उसकी मांग बढ़ाने पर ध्यान देते हैं कि अगर हमें फ्यूचर में उस वस्तु की ज़रूरत है तो हमें उसकी मांग बढ़ानी चाहिए। दोस्तों हमारे नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान का अभाव। यह नियम यह सोचकर बनाया गया था कि उपभोक्ताओं को वस्तु के बारे में पूरी जानकारी है, मगर वह विज्ञापन को देखकर वस्तु का क्रय कर लेते हैं, जबकि उसकी प्रतिस्थापन वस्तु का मूल्य उस वस्तु से कम होता है। यानी दोस्तों अगर हमें उस वस्तु का ज्ञान नहीं है तो हमें उस वस्तु का पहले पूरा ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हम खाली विज्ञापन देकर ही बहुत सारे जो उपभोक्ता होते हैं वो वस्तु का क्रय कर लेते हैं, जबकि जो महंगी कंपनियां होती हैं वही विज्ञापन करवाती हैं
और वो महंगे महंगे विज्ञापन करवा के यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा मार्केट में बहुत ज़्यादा नाम है, जिस कारण हम महंगी वस्तु का क्रय कर लेते हैं, चाहे उसके प्रतिस्थापन वस्तु में और भी ज़्यादा कम का मूल्य हो, उससे भी ज़्यादा। यही होता है दोस्तों ज्ञान का अभाव। नेक्स्ट पॉइंट है अनिवार्य वस्तु। अनिवार्य वस्तु दोस्तों वह वस्तुएं होती हैं जिनके बिना हमारा जीवन असंभव है, जैसे कि पानी, भोजन आदि। जैसे ये सब चीज़ें होती हैं, इनके बिना हमारा जीवन असंभव है। यदि दोस्तों पानी के प्राइस बढ़ भी जाएं तो हमें पानी हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, तो हमें उसकी मांग करनी ही पड़ेगी, चाहे ना चाहते हुए भी। इसीलिए यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। मांग का नियम ये कहता है अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम डिमांड कम करेंगे, पर दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर प्राइस बढ़ भी गए पानी के तो हम डिमांड उसके ना चाहते हुए भी कम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सट्टेबाजी वाले माल। सट्टेबाजी वाले बाजार में मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि शेयर का मूल्य जितना अधिक होगा उनकी मांग भी उतनी ही अधिक होगी तथा शेयर का दाम गिरने पर उनकी मांग भी गिर जाएगी। अगर दोस्तों आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना है तो आप ये ज़रूर जानते होंगे कि अगर शेयर मार्केट में जिस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है तो उस कंपनी के शेयर्स की मांग भी ज़्यादा होगी। अगर उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कम होगी तो उसकी मांग भी कम हो जाती है। इसीलिए दोस्तों इस बाज़ार में कभी भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट ऐसा ग्राफ बनता है, ना कि ऐसा। दोस्तों अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है मांग का विस्तार। अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। इसे ही मांग में विस्तार कहते हैं। यानी दोस्तों मांग तब बढ़े, मांग में वृद्धि तब हो जब वस्तु की कीमत तो कम हो और तब वस्तु की मांग बढ़े, तब उसे कहते हैं मांग में विस्तार। फिर है मांग में संकुचन। अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग में कमी हो जाती है, जिसे मांग में संकुचन कहते हैं। यानी दोस्तों जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो जो उससे मांग कम होती है उसे कहते हैं मांग में संकुचन। आप पहले का डायग्राम देख सकते हैं मांग में विस्तार। जब दोस्तों प्राइस कम हुए तो वस्तु की मांग में वृद्धि हो गई, वस्तु की मांग भी 20 से 40 हो गई। और आप देख सकते हैं मांग में संकुचन, जैसे कि वस्तु की प्राइस में वृद्धि हुई वैसे ही वस्तु की मांग भी कम हो गई, इसे कहते हैं मांग में संकुचन। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मांग में वृद्धि। कीमत समान रहने पर जब मांग में वृद्धि होती है उसे ही मांग में वृद्धि कहते हैं। यानी दोस्तों आपने अन्य बातें समान रहने पर पढ़ा था हमेशा। अब अन्य बातें समान तब रहती थी जब हमारे कीमत में उतार चढ़ाव हो। यहाँ पर दोस्तों कीमत तो स्थिर है, अब अन्य बातों की बारी आती है कि जो उपभोक्ता की आय है वो बढ़ गई या वो कम हो गई, जिस कारण मांग में वृद्धि हुई, तो उसे ही कहते हैं मांग में वृद्धि। अब सेकंड है हमारा मांग में कमी। कीमत समान रहने पर जब मांग में कमी होती है उसे ही मांग में कमी कहते हैं। यानी दोस्तों इसमें भी अन्य बातों के साथ चला गया है, इसमें प्राइस को इग्नोर करा गया है। अब हम आगे इसे चित्र की सहायता से समझेंगे। पहले देखेंगे हम मांग में वृद्धि। जो देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर कि कीमत तो एक समान स्थिर है पर मांग में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण दो डिमांड कर्व हमारे बनते हैं। इसमें भी आप ऐसे देख सकते हैं मांग में कमी। कीमत तो एक समान है पर जो कमी हो रही है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। दोस्तों हमेशा आप याद रखना कि मांग में वृद्धि और कमी पे हमेशा डिमांड के यानी मांग के दो ग्राफ आते हैं, और अगर आप विस्तार और संकुचन में देखोगे तो सीधा आपको मांग का खाली एक ही डायग्राम मिलेगा। अब है नेक्स्ट पॉइंट जो है मांग वक्र में गतिशीलन। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तथा अन्य बातें समान रहती हैं तब वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि या कमी होती है, उसे ही मांग वक्र में गतिशीलन कहते हैं। दोस्तों मांग वक्र में गतिशीलन का मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि मांग वक्र में विस्तार और मांग वक्र में संकुचन। जब दोस्तों कीमत में खाली परिवर्तन होता है और अन्य बातें समान रहती हैं तब मांग में गतिशीलन होता है। यानी मांग जो वक्र होता है वो ऊपर से नीचे की ओर ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, कैसे जाएगा, यही मांग में गतिशीलन को बताता है।
दोस्तों आज का हमारा आखिरी और नेक्स्ट पॉइंट है मांग में परिवर्तन। जब वस्तु की कीमत समान हो तथा अन्य बातों के कारण जैसे उपभोक्ता की आय, प्रतिस्थापन, वस्तु की कीमत, रुचियाँ आदि के कारण मांग में वृद्धि या कमी होती है, उसे मांग वक्र में परिवर्तन कहते हैं। यानी दोस्तों परिवर्तन से यहाँ पर साफ साफ है मांग में कमी या मांग में वृद्धि। इसमें दोस्तों जो वस्तु की कीमत होती है वो तो एक समान रहेगी, परंतु जो उसमें अन्य बातें होती हैं जैसे उपभोक्ता की आय, प्रतिस्थापन, वस्तु की कीमत, रुचि, ये जो चीज़ें होती हैं इनकी वजह से मांग में कमी या वृद्धि होती है, इसे जिसके कारण मांग वक्र में परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब होता है दोस्तों एक तो पहले ग्राफ पहले से ही था, फिर आपने कोई परिवर्तन करा, जैसे कि आपकी इनकम बढ़ी तो आपने फिर आप सेकंड ग्राफ पे आ गए, ये होता है मांग में परिवर्तन। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में मैं आपके लिए मांग की लोच लाऊंगा, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर दोस्तों आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और आपको अगर मैं किसी और अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।